अपनी किसी भी बात को कहने की कई मुद्राएं यानी तरीके होते हैं। उसमें आप ज़बान से कोई बात कह सकते हैं, समझा सकते हैं। ज़बान से अगर नहीं बोलते हैं तो आप आंखों के इशारे से अपनी बात को कह सकते हैं। और खामोशी की भी अपनी एक ज़बान होती है। जब इंसान बोलता भी नहीं है, कुछ नहीं करता है, तो उसकी खामोशी भी बोल रही होती है। इसी तरह से एक ज़बान और होती है, एक मुद्रा और होती है, उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा, इशारों की भाषा। उसको भी इशारों की भाषा कह सकते हैं। और उसमें मैथमेटिकल जो ज्योमेट्रिकल जो कैलकुलेशंस होते हैं वो उस तरह से उसको समझा जाता है। अभी भारत में एक सेंट्रल विस्टा नाम से एक इमारत बनकर तैयार हुई है और इसकी बुनियाद भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं यशस्वी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने रखी थी। उस वक्त रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, वो दलित थे, उनको उसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। अब ये इसका उद्घाटन 28 मई को होने जा रहा है। इमारत बन के तैयार है, नाम है सेंट्रल विस्टा। इसके उद्घाटन समारोह में भी भारत की जो मौजूदा एक राष्ट्रपति हैं, जो महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको नहीं बुलाया गया है। इसको लेकर के एक राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है और बहुत सारे दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग इस पर सोशल मीडिया पर अपनी बात कह रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वो नाराज़गी सरकार से अपनी जाहिर कर रहे हैं। जो नई इमारत बनी है वो ट्रायंगुलर शेप में है, राउंड शेप में नहीं है। अब यहाँ पे हम सांकेतिक भाषा पर आते हैं, समझते रहिएगा, सुनते रहिएगा। 1947 में 15 अगस्त को भारत का बंटवारा हो चुका था, भारत आज़ाद हो चुका था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने उस वक्त भारत को संबोधित किया था और उसके बाद भारत में आज़ादी का दौर शुरू हो गया था। उस समय में भारत के अंदर दो विचारधाराएं थी देश के बंटवारे और आज़ादी के वक्त में। बंटवारे को हम बीच में इसलिए लेके आते हैं कि 1947 में देश को सिर्फ आज़ादी नहीं मिली थी बल्कि बंटवारा भी हो गया था और एक नया देश जिसको पाकिस्तान नाम दिया गया वो वजूद में आया था। फिलहाल उस लाइन पे बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम अपने टॉपिक पर रहने की कोशिश करते हैं। वो जो उस वक्त जो दो विचारधाराएं थी, वो एक विचारधारा थी गांधी की विचारधारा, अंबेडकर की विचारधारा, नेहरू की विचारधारा, सरदार पटेल की विचारधारा और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की विचारधारा। इनकी सबकी एक ही विचारधारा थी जिसको हम गांधीवाद कह सकते हैं। दूसरी एक और विचारधारा थी, वो जनसंघ की विचारधारा थी, हिंदू महासभा की विचारधारा थी, जो आगे चल के राष्ट्रीय स्वयं संघ की विचारधारा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चाहता था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। यहाँ पर जो मनुस्मृति है उसको संविधान के तौर पे लागू किया जाए और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसको लागू न किया जाए। वो संविधान जो बाबा साहब ने लिखा था भारत में उसको लागू किया गया, लेकिन हिंदू महासभा और जनसंघ जो लोग थे इन्होंने उसको लंबे वक्त तक कोई अहमियत नहीं दी और न ही उसको स्वीकार किया। धीरे धीरे वक्त आगे चलता रहा। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुई। अब जनसंघ की जगह पर आरएसएस अपना वजूद में आ चुका था। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने
भारत में इमरजेंसी घोषित की तो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको जेपी आंदोलन कहते हैं। जेपी जयप्रकाश आंदोलन। जेपी आंदोलन ने भारत के अंदर जो कट्टरपंथी विचारधारा थी और जो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा थी, जो अखंड भारत की विचारधारा थी, उसको ताकत दी। वो तमाम लोग जो इस तरह के विचार रखते थे वो सब जेपी के आंदोलन में शामिल हो गए और इनको बहुत बड़े प्लेटफॉर्म मिल गए और यहाँ से इनकी राजनीतिक ताकत बढ़ना शुरू हुई। आगे चल के 1984 में ब्लू स्टार होता है और इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी भारत की, उनकी हत्या होती है। इंदिरा गांधी की हत्या ने खुले दरवाजे प्रदान किए उन लोगों को जो कांग्रेस के खिलाफ थे, गांधी की विचारधारा के खिलाफ थे, कांग्रेस में दाखिल होने के। बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में वो लोग जो कांग्रेस गांधी की विचारधारा के विरोधी थे वो शामिल हो गए कांग्रेस में। रातों रात वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बनकर के बैठ गए। प्रधानमंत्री हुए इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी। राजीव गांधी के वक्त में ये लोग जो कट्टरपंथी विचारधारा के थे वो बहुत बड़ी तादाद में थे। राजीव गांधी को चूँकि पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक सामाजिक जो आम नागरिक होता है उस तरह के व्यक्ति थे, तो वो चीज़ों को, पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं उसको उस तरह से नहीं समझते थे। आरएसएस के लोग कांग्रेसी लोग हो गए और उन्होंने फिर कांग्रेस के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें की, जैसे शाबानों का मामला था, उस पर अध्यादेश ला करके और वो पूरा का पूरा कानून में तब्दीली करा ली संसद में राजीव गांधी की सरकार के वक्त में। और फिर ब्लैकमेलिंग हुई उस पर कि ये जो आपने किया है इससे हिंदू समाज में गुस्सा है और आप जो है वोट नहीं पाएंगे हिंदुओं के, हिंदू समाज के। और उसमें बाकायदा ब्लैकमेलिंग हमने शब्द इस्तेमाल किया है। उसमें फिर प्रेशर बना करके अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा लिया गया, क्योंकि शाहबानों के जो मामला था उसको बैलेंस करना था। राजीव गांधी की सरकार ने वो ताले खोलने के लिए बोला और वीर बहादुर सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने उसके ताले खुलवा दिए। राजीव गांधी की आगे चल के हत्या होती है। उसमें सामने आता है कि वो हत्या एलटीटी के जो आतंकवादी थे उन लोगों ने की। एलटीटी के साथ में शुरू में कुछ मतभेद, मनमुटाव रहे थे राजीव गांधी की सरकार के। बाद में वो सॉर्ट आउट हो गए थे और जो एलटीटी के प्रमुख थे प्रभाकरण, वो दिल्ली आए थे चेन्नई से, मद्रास से। उनको एक अलग ख़ास विमान में दिल्ली बुलाया गया था और वहाँ पर राजीव गांधी से अशोका होटल में बिल्कुल 1 to 1 आमने सामने बैठ कर के बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, कई घंटे हुई थी। पूरा होटल खाली करा दिया गया था। उस होटल के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज के अलावा कोई व्यक्ति नहीं था। और जिस वक्त प्रभाकरण दिल्ली से वापस गए थे उनको राजीव गांधी की सरकार ने 400 करोड़ रुपए दे करके भेजा था। यह रिपोर्ट आपको बीबीसी पर भी मिल जाएगी, बीबीसी हिंदी इंग्लिश दोनों में, उर्दू में भी शायद हो। तो किसी तरह के भी प्रभाकरण के साथ, ये एलटीटी के साथ राजीव गांधी की सरकार के और राजीव गांधी के कोई डिफरेंसेस नहीं थे। लेकिन राजीव गांधी की हत्या हुई और उसमें जो बातें सामने आई वो ये था कि एलटीटी ने ये हत्या की है। लेकिन वो हत्या एलटीटी के लोगों ने की थी, एलटीटी ने नहीं की थी, प्रभाकरण ने नहीं की थी। भारत के अंदर ही तमिलनाडु में रहने वाले एलटीटी के कुछ लोगों को मैनेज किया गया था। राजीव गांधी को वहाँ जाना था, कार्यक्रम होना था और वहाँ पर वो ब्लास्ट करा के उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये हत्या सीधे सीधे झंडेवालान दिल्ली में है, वहाँ एक संगठन का कार्यालय है, ये उन लोगों का किया धरा था।
राजीव गांधी की हत्या होने के फौरन बाद अब कांग्रेस नहीं रही थी, उस पर सीधे सीधे आरएसएस का अपना अमल दखल हो गया था। और आगे चल के विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी अब सत्ता जो थी आरएसएस के पूरी तरह से हाथ में आ चुकी थी। आरएसएस के हाथ में सत्ता आने का एक बहुत अच्छा परिणाम उनको हासिल हुआ 1992 6 दिसंबर को, जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद एक कार्यक्रम भारत के अंदर चलाया गया, पूरी तैयारी के साथ, पूरी रणनीति के साथ, पूरे जिसको कहना चाहिए हर तरह के अपने पूरे प्रिपरेशन के साथ, वो था आतंकवाद। देश में बहुत सारे धमाके हुए, बहुत सारे हमले हुए, और उसमें एक धर्म के लोगों को सीधे सीधे टारगेट करके उनको निशाना बनाया गया और बताया गया कि बाबरी मस्जिद का जो दुख है, बाबरी मस्जिद जो तोड़ दी गई है, ढा दी गई है, शहीद हो गई है, उससे जो आहत वर्ग है यानी मुस्लिम वर्ग है, उसके लोग बदला लेने के लिए ये कार्रवाइयाँ हमले कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। केवल भारत में कश्मीर के अंदर कश्मीर के लोगों ने आतंकवादी कार्रवाइयाँ की हैं। कश्मीर के लोगों ने ही कभी कभार दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में भी की है। और रेस्ट ऑफ इंडिया जो है, उसके किसी भी मुसलमान का कोई पार्टिसिपेशन टेररिस्ट एक्ट में कभी नहीं रहा है। ये मैं बिल्कुल भरोसे के साथ आपके सामने हम बता रहे हैं इसको। उन आतंकवादी हमलों में मुसलमानों को पकड़ा जाने लगा, गिरफ्तार किया जाने लगा, उनकी तबाहियाँ हुई, उनकी बर्बादियाँ हुई और उनको जेलों में ठूस दिया गया। और लंबे लंबे वक्त के बाद वो बहुत सारे लोग उसमें से बरी भी हुए, निर्दोष। बहुत सारे लोग उसमें मुठभेड़ों में भी मारे गए। ये चीज़ें चलती रही। अब कांग्रेस जो थी वो पूरी तरह से आरएसएस की कांग्रेस थी। खैर वो चीज़ें चलती रही। फिलहाल हम वापस आ जाते हैं लौट करके, और वो है सेंट्रल विस्टा। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी शानदार विजय हासिल की थी चुनाव में, और उस वक्त बड़ी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर जो तो चीज़ें हैं नहीं, आरएसएस भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो सामाजिक है, कैसा संगठन है वो सब जानते हैं। वो सामाजिक बिल्कुल भी नहीं है, पॉलिटिकल संगठन है। और उससे जुड़े हुए बाकी जो संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू महासभा है, अभिनव भारत है, श्री राम सेना है और बजरंग दल है, इनके जो काम है वो सबको पता है क्या क्या काम है, एजेंसियों को पता है, भारत की गृह मंत्रालय को पता है। अब वो चीज़ें डिस्कस करने का फिलहाल वक्त भी नहीं है। अशोक सिंघल ने कहा था 1200 साल के बाद भारत में हिंदुओं की सरकार बनी है और भारत को आज़ादी मिली है 2014 में नरेंद्र मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने पर। 711 ईस्वी में भारत में पहली बार सिंध में मोहम्मद बिन कासिम का आना हुआ था। उन्होंने सिंध के कुछ इलाकों पर अपना कब्जा किया था। फिर 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी का भारत आना हुआ। फिर उनके जो कमांडर थे मोहम्मद गौरी, वो रहे। भारत में मुस्लिम जो हुकूमत है, मुस्लिम जो शासन है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त से वजूद में आया। और ये हम 1857 तक कह सकते हैं कि मुसलमानों की हुकूमत रही। हम फिलहाल मान लेते हैं, जैसा उन्होंने कहा अशोक सिंघल जी ने, कि 1200 साल के बाद भारत में राष्ट्रवादियों की सरकार आई है। अब राष्ट्रवादियों की सरकार 2014 में आई थी, वो अभी भी है। और वही सरकार ने देश के अंदर एक नए संसद भवन का निर्माण किया है। जैसा कि हमने बताया था, इस संसद भवन की बुनियाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने रखी थी
और बुनियाद रखते वक्त जो देश के राष्ट्रपति थे वो उस वक्त उसमें शामिल नहीं थे। अब 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हो रहा है। सांकेतिक रूपों को आप ध्यान में रखिएगा। 28 मई बहुत खास है। उस दिन सावरकर जो आरएसएस के विचारक हैं, आरएसएस के फादर हैं, फाउंडर हैं, उनका भी जन्मदिन है। और उस दिन इस सेंट्रल विस्टा, अब जब भारत में अंग्रेजी शासन तो है नहीं, राष्ट्रवादी सरकार है। 1200 साल की गुलामी के बाद ये सरकार 2014 में बनी थी। उसने इस नई इमारत का नाम अंग्रेजी में क्यों रखा? हिंदी में रखना था, संस्कृत में रखना था, देवनागरी में को रखना था, भोजपुरी में या हमारे मथुरा में जो बोली जाती है उस भाषा में जिनमें रखना था। भारतीय किसी भी भाषा में, बंगाली में, पंजाबी में, किसी में भी रख सकते थे। आपने अंग्रेजी में नाम क्यों रखा? दिस इज माई ऑब्जेक्शन। 28 मई को उद्घाटन क्यों हो रहा है इसका? 27 को हो सकता था, 25 को हो सकता था, 29 को हो सकता था। ये एक सवाल है। भारत का जो मौजूदा संसद है, इसका निर्माण, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। जो अभी तक है संसद, वो गोलाकार है, यानी सर्कुलर है, राउंड शेप में है। ये दिल्ली के अंदर बनी हुई एक शानदार इमारत है। और इसका जो आर्किटेक्ट है, उसकी वजह से दुनिया में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत मिली है। दुनिया भर में जो इमारतें मौजूद हैं उनमें उसमें एक बहुत ख़ास इमारत भारत की जो मौजूदा पार्लियामेंट है वो है। ये 1921 से लेकर के 1927 के दौरान इसको बनाया गया था। इसका टोटल जो रकबा है वो 560 फीट के करीब है। इसका जो घेराव है वो 533 मीटर है। और ये इसके 12 दरवाजे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। मैंने देखी है एक बार अंदर से। और इसकी ऊंचाई जो है 27 फीट है। इसमें जो खंबे लगे हुए हैं 144 खंबे हैं कतार से जो लगे हुए हैं, और हर खंबे की ऊंचाई जो है वो 27 फीट है। तो एक नहायत ही खूबसूरत इमारत है मौजूदा संसद। अभी इसको बने हुए 100 बरस नहीं हुए हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसकी जो पार्लियामेंट है वो 300 साल, 250 साल, 400 साल पुरानी है। भारत के अंदर 100 साल के अंदर नई संसद भवन के निर्माण की जरूरत आखिर क्यों आई? तो ये विचारधारा की लड़ाई है। वो विचारधारा जो 1947 में देश की आज़ादी के वक्त भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी, और हिंदू राष्ट्र किस तरह का बनाना चाहती थी, जिसमें मनुस्मृति का कानून हो, संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ है, उसकी कोई गुंजाइश उनके पास नहीं थी। और इसीलिए उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक उस संविधान को नहीं माना था। भारत के तिरंगे को भी वो नहीं मानते थे और नहीं फहराते थे। अब जब भारत में नई सरकार बनी है 2014 में, 1200 साल की गुलामी के बाद, तो वो जो पुराने प्रतीक हैं उनको ख़त्म करके नए अपने जो चीज़ें हैं वो उनको लाना चाहती है। तो ये नई संसद ट्रायंगुलर शेप में है। ट्रायंगुलर शेप का भी आपको बता दें, त्रिशूल जो होता है आपने देखा होगा, बहुत सारे भगवानों के हाथ में त्रिशूल रहता है, बहुत सारी देवियों के हाथ में त्रिशूल रहता है। वो 3 उसके सामने होते हैं, किल करने के काम आता है वो। तो ये ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिशूल के शेप में। और 28 मई को इसका उद्घाटन होगा। नाम है इसका सेंट्रल विस्टा। हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, भारत की किसी भाषा में उसका नाम नहीं है, अंग्रेजी भाषा में है।
और जैसा हमने बताया कि 28 मई को जिस दिन उद्घाटन होगा उसी दिन भारत के महान वीर, महावीर, परमवीर सावरकर जी का जन्मदिन है। मैं अपनी तरफ से उनको निजी तौर पर उनको अपनी तरफ से जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। वो उन्होंने अकेले दम पर भारत को अंग्रेजी जो राज था, शासन था, बहुत ताकतवर था, अकेले दम पर उन्होंने उसको यहाँ शिकस्त दी और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। भारत के लिए उनका योगदान अतुल्य है और वो हमेशा के लिए, और ऐसा कभी इतिहास में किसी और भारतीय के नसीब में नहीं हुआ जो भारत के लिए कोई सेवाएं इस तरह की दे पाता। गांधी जी और नेहरू और सरदार पटेल और जो बाकी लोग थे, उनका कोई योगदान भारत के इतिहास में है नहीं। ये समझ लेना चाहिए सबको। इस वक्त नई संसद का जो सेंट्रल विस्टा इमारत है, तो वो सेंट्रल विस्टा इमारत सावरकर जी के जन्मदिन के दिन पर उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री माँ भारती के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उद्घाटन करेंगे। इसमें 19 विपक्षी दलों ने इसके बहिष्कार का भी ऐलान किया है, संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और उनकी तरफ से कहना यह है कि संसदीय जो लोकतंत्र की आत्मा को ही छीन लिया गया है, तो हम इस नई इमारत की कोई कीमत नज़र नहीं आती है। अब ये लोग मतलब इनको मेरा ख्याल है देश की चीज़ों की ज़्यादा जानकारी है जो बोला है इन्होंने, जो विपक्षी दल हैं। वैसे विपक्ष की कोई अहमियत रही नहीं है पिछले सालों में, कोई सुनता भी नहीं है उनकी। पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी या कोई दूसरा बोलता है तो उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया था। अब नई जो संसद बन रही है, नई संसद में नया संविधान होना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें एक वक्त के बाद कारगर नहीं रहती हैं, ये सभी जानते हैं। आप पुरानी साइकिलें देखेंगे तो पुरानी साइकिलें मॉडिफाई होते होते किस तरह की हो गई हैं। पुरानी मोटरसाइकिलें देखेंगे तो मॉडिफाई होते होते किस तरह की खूबसूरत बाइक्स आने लगी हैं। पुरानी कार देखिए, फिएट और एनी का जो वक्त था, और आज की जो SUV है उनको देखिए कितनी लग्जरी है। तो एक वक्त के बाद जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो फिर काम की नहीं रहती हैं। तो अब जैसे देश की जो उस वक्त की संसद है जो 1927 में बनी थी, तो वो अब नई संसद उसकी जगह ले लेगी। तो पुरानी संसद फिलहाल काम की नहीं रही है, इसलिए नई संसद को बनाया गया। तो किसी इंसान के पास या तो बहुत ज़्यादा दौलत हो तब वो जिस मकान में रहता है तो दूसरा मकान बनाता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तब बनाता है। तो यहाँ चूँकि भारत एक बहुत ही विशाल और अमीर देश है, और मैं बहुत इस बात पे प्राउड करता हूँ निजी तौर पर कि भारत की जनता जो वो बहुत ही ज़्यादा सहनशील, बहुत बहादुर, और दुनिया में भारत की जनता से ज़्यादा जो सहने वाले लोग हैं किसी भी चीज़ को, वो कहीं नहीं मिलेंगे। और भारत के जैसे बहादुर लोग कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आपको ध्यान हो, जब कोरोना फैला था और लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, गुजरात से पैदल बिहार के लिए कंधे पे बच्चों के बैठा करके और साथ में बीवी को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के नंगे पैर लोग चल दिए थे गुजरात से 1200-1800 किलोमीटर की दूरी। कोई दुनिया में हिम्मत कर सकता है ऐसे? CID एक सीरियल आता है टेलीविजन पर, न जाना कब से आ रहा है वो। कितने बहादुर लोग हैं जो इस तरह के प्रोग्राम देख लेते हैं, इतने लंबे लंबे लोग। नॉनसेंस। तो ये हमारे देश के जैसा जो बहुत शानदार वाला मटेरियल है वो विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। नई संसद सेंट्रल विस्टा, बस मुझे एक ही ऑब्जेक्शन है कि इसका नाम भारतीय किसी भाषा पर होना चाहिए था, अंग्रेजी भाषा में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेज तो जा चुके। और महान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, वीर, परमवीर, महावीर सावरकर जी, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, अब उसका उद्घाटन उनके जन्मदिन के दिवस पर हो रहा है। तो बहुत अच्छा होता कि सेंट्रल विस्टा की जगह पे भारतीय संसद को नाम दिया था सावरकर भवन।
इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सावरकर को के नाम पर इंदिरा गांधी के वक्त में टिकट जारी हुआ था और सावरकर को की तस्वीर पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूदा संसद है उसमें लगी हुई है, तो उनके नाम पे अगर इस संसद जो भवन बनाया गया है सेंट्रल विस्टा, उन्हीं के नाम पर इसका नाम दे दिया था तो बहुत अच्छा रहता। या और भी कोई नाम दे सकते थे, आरएसएस के किसी जो पुराने लोग हैं, नए हैं मौजूदा, जैसे मोहन भागवत जी हैं। मोहन भागवत जी आदरणीय मोहन भागवत जी बहुत ही देश का जो देश के अंदर जो वो कर रहे हैं, जो काम आरएसएस ने किए हैं, वो ऐसे काम हैं जिनको कोई और नहीं कर सकता है। अब देश की जो जनता है उसको एक साथ इकट्ठा करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम क्षेत्रों में आरएसएस काम करती रही है, तो इसमें आरएसएस के किसी महापुरुष के नाम पे नाम दिया सकता था। सेंट्रल विस्टा नाम पे ही मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है, बाकी किसी में नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं बुलाते उद्घाटन में तो कोई समस्या नहीं है मेरे लिए। विपक्ष के लोग नहीं जाते हैं, मत जाइए, आप घर पे बैठिए, आराम करिए, टेलीविजन देखिए, उनको जाना है तो चले जाएं, क्योंकि ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार जिसको चाहे जिसको सरकार जो भी चाहे काम करे। अब विपक्ष का कोई विरोध करता है, उसमें नहीं जाता है तो मत जाओ, कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल विस्टा जो नाम है वो क्योंकि अंग्रेजी राज तो खत्म हो चुका 1947 में, अब ये 2023 में अंग्रेजी नाम की क्या जरूरत पड़ गई? भारतीय नाम होना चाहिए था। हमारे पास इतने बड़े बड़े सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी है, गांधी जी, नेहरू और जो बाकी लोग थे, पटेल जी वगैरह, उनका कोई विशेष योगदान नहीं है उनका कोई, ये समझे आप लोग। भारत को आज़ादी 2014 में मिली है। हमारे भारत की बहुत महान अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, उन्होंने ही बताया कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ है। तो नया भारत का इस वक्त निर्माण हो रहा है, नए इतिहास का निर्माण हो रहा है, नई संसद बन के तैयार हो रही है, नया उसमें संविधान भी होना चाहिए। हमारे जो साधु संत हैं, इलाहाबाद में उन्होंने ऐलान भी किया था कि हमने संविधान तैयार कर लिया और वो संविधान मनुस्मृति के आधार पर है, तो ये बहुत अच्छा होगा कि वो लागू हो। क्योंकि अभी हमारे देश के जो बहुत सारे वर्ग हैं, दलित है, ओबीसी है, अल्पसंख्यक हैं, तो उनका देश के निर्माण में, देश की तरक्की में कोई योगदान तो है नहीं। योगदान तो सिर्फ जो अपर कास्ट है उनका है, उन्होंने ही सब कुछ देश के लिए दिया है, तो उनके कानून लागू हो, उसमें कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए लोगों को। अब साधु संतों ने जो संविधान लिखा है, हमारे देश के साधु संत बहुत ही महान लोग रहे हैं। हमारे आशाराम जी हैं, हमारे गुरमीत जी हैं, दाती महाराज जी हैं, और वो निर्मल जी हैं, निर्मल बाबा जी, और आजकल वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। अब ये इस तरह के लोग जब देश के तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने योगदान देते रहें, तो इनकी जो अभिलाषा है, इनकी जो इच्छाएं हैं, उस तरीके से अगर कोई कानून लागू होता है, उनके अनुयायी चाहते हैं, उनके जैसे और सन्यासी लोग या साधु लोग चाहते हैं, बाबा लोग चाहते हैं, तो वो कानून लागू होना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि अल्पसंख्यक है, उसका कोई योगदान नहीं है। और दलित वगैरह ये लोग तो मतलब वैसे भी हमारे समाज में जो हमारा देश है उसमें हमारे बड़े जो जाति के लोग हैं वो इनको छोटी जाति और अपवित्र और न जाने क्या क्या समझते हैं। खैर अच्छी बात है, 28 मई को ये सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, टेलीविज़न पर बैठ कर के हम भी देखेंगे और आप भी देखें, मजे लें, खुश रहें। देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, सबका साथ, सबका विकास हो ही रहा है, और
भारत इस वक्त विश्व गुरु बन चुका है। भारत की के जो प्रधानमंत्री हैं उनको विश्व में और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ये प्राउड की बात है भारत के लिए। रूस के राष्ट्रपति, चीन का राष्ट्रपति, तुर्की का राष्ट्रपति, ईरान का राष्ट्रपति, अमेरिका, यूके सब पीछे पीछे घूम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? सोच रहे हैं, मजे लें। शुक्रिया आपका सभी का। देखते रहें, हमारे साथ बने रहें टीजीएन न्यूज़।